वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज बच्चों मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 का। और इसमें क्लास 12 के बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं चैप्टर वाइज ये डिस्कशन करना चाहता हूं। मैंने टॉपिक्स भी लिए हैं और प्लस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्लास 12 के पेपर के लिए जो 2025 में होने वाली है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का, जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th के बिहार बोर्ड में। ठीक है, 20 से 25 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोचिए जरा, 70 मार्क्स में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। और इसमें वेव ऑप्टिक्स भी है जिसका जो इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स पे ध्यान दो बच्चों। नाम है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैं इसके लिए भी क्लास चलाता हूं अलग से, लेकिन आज का जो स्पेशल क्लास है वो क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाता है। ठीक है, मैं भी अभी लाइट में खड़ा हूं तो आपको दिख रहा हूं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत सारा चीज इसके बारे में। मैं एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता देता हूं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये याद रखना है आपको। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं ये सारे पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 है हम लोगों का लाइट। लाइट के बारे में जितना भी डिटेल्स है मैं आपको दे देता हूं। ये ट्रांसवर्स होता है नेचर में। दो तरह का वेव आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों कि वेव का जिधर प्रोपैगेशन होता है, जिधर वेव प्रोपैगेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये वेव के प्रोपैगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी वेव अगर आगे जाएगा तो पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं वो इस तरह वाइब्रेट करता है कि वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें वेव का पार्टिकल भी और वेव मोशन भी सेम डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होता है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लेकिन लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है नेचर में। ठीक है, आपको पता ही होगा लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में जो स्पीड कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, सी से डिनोट करते हैं, जो कि लगभग एयर में जो स्पीड होता है उसके बराबर ही होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा? वैक्यूम में। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का किस में होता है बच्चों? वैक्यूम में होता है सबसे ज्यादा स्पीड। ठीक, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल का कहने का मतलब होता है बच्चों जिस वेव को चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मटेरियल मीडियम का कहने का मतलब है कि लाइट निर्वात में भी चलता है, वैक्यूम में भी चलता है। तो वैक्यूम में तो कोई मटेरियल नहीं है, जैसे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, ये सब नहीं है। तो लाइट एयर में भी चलेगा, वाटर में भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलेगा। तो लेकिन इसके लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जिस वेव को चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं हो उसको बोलते हैं हम बच्चों हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और लाइट का जो कलर होता है, जैसे विवग्योर जो विजुअल कलर है, विवग्योर वायलेट, इंडिगो, रेड, ये सब ग्रीन, येलो, ये सब दिखता है हम लोगों को। तो ये जो कलर होता है लाइट का, इसको डिसाइड कौन करेगा? लाइट का फ्रीक्वेंसी, और कोई नहीं। लाइट के कलर को कौन डिटरमाइन करेगा? सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पे लाइट का कलर दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर लाइट, ये अगला लाइन लिखा हुआ है कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा, जैसे मान लो कि लाइट एयर मीडियम से, सपोज करो नीचे वाटर है, इस मीडियम में जब प्रवेश करेगा लाइट, ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है इसका, जानते ही हो। तो रिफ्रैक्शन जो होगा, तो लाइट जब दूसरे मीडियम में पास करेगी, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट का सब कुछ चेंज हो सकता है। केवल दो चीज चेंज नहीं होता है बच्चों, कलर लाइट का चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी लाइट का चेंज नहीं होगा। जैसे एयर से रेड कलर चला है तो वाटर में भी जाएगा तो वो कलर रेड ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कलर भी वही और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। समझ रहे हो आप? लेकिन बाकी जो चीज है लाइट का, जैसे लाइट का आप ये देख लीजिए जरा, लाइट का स्पीड चेंज हो सकता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लाइट का इंटेंसिटी चेंज हो सकता है, लाइट का वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी। तो
ठीक है, लेकिन लाइट का कलर और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये प्रॉब्लम। इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो बच्चों, इससे रिलेटेड सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, अभी अभी आपने पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, ठीक है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है, यानी ये किस तरह का वेव है, तो ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल वेव, नन ऑफ दिस। तो बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, तो नॉन मैकेनिकल ऑप्शन में है नहीं। अब इस दोनों में से मुझे चुनना होगा, लाइट लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स। आपको बताया मैंने लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। चलिए, दो क्वेश्चन कर लिए हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच ऑफ इट्स कैरेक्टर रिमेन ऑलवेज सेम, यानी और डजंट चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें से कौन सा चीज चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है कौन सा, देख लो, वेवलेंथ है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। आपको मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी एंड कलर नेवर चेंजेज, ये कभी चेंज नहीं करेगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये दिमाग में डाल लो। क्या नहीं चेंज करेगा लाइट का, क्या नहीं चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी और कलर। फ्रीक्वेंसी एंड कलर कभी चेंज नहीं करेगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी के बराबर। क्लियर है ये चीज क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स, इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको इसमें लगता है कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे 2025 में जो पूछने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए जरा। पॉइंट नंबर 2 है, थोड़ा सा जान लेते हैं, लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, लाइट ईयर, ठीक है। ये लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, तो लाइट ईयर होता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ध्यान देना, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। लाइट का स्पीड होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझना इस चीज को जरा। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है, यानी 1 सेकेंड में कितना जाता है, लाइट 3 × 10⁸ मीटर, इतना मीटर जाता है। तो आप सोच सकते हो कि 1 आवर में कितना जाएगा, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जाता है, तो 3600 सेकेंड में कितना जाएगा, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आवर का हुआ। मुझे निकालना है 1 ईयर में लाइट कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 आवर में, एक दिन में कितना जाएगा, एक दिन कितना का होता है बच्चों, 24 आवर। तो एक घंटा में लाइट कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3 × 10⁸ × 3600, और ये एक घंटा में लाइट जाता है इतना मीटर, ठीक है, एक घंटा में। तो 24 घंटा में कितना जाएगा, 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर होगा, इतना मीटर। अब एक साल में लगभग कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, 1 ईयर में। तो एक साल में कितना दूरी तय करेगा, एक साल में दूरी तय करेगा 3 × 10⁸ × 3600 × 24, ये एक साल में तय किया गया दूरी है, एक दिन में तय किया गया दूरी है। तो एक साल में कितना करेगा, यानी 365 डेज में, तो इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर आएगा। और जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स कई बार पूछ दिए गए हैं क्लास 12 में, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, बहुत सारा चीज, बहुत फायदा मिलेगा आपको ये वीडियो देख के, ठीक है। ये लेक्चर देख के आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस है एक्सपेक्टेड हैं, जो पूछे जाएंगे या जो पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। 1 लाइट ईयर बच्चों 9.46 × 10⁻15 मीटर में होता है, और किलोमीटर में बदलोगे इसको तो ये लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, 12 किलोमीटर हो जाता है। तो ये मीटर में ही आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको किसी भी तरीके से याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और लाइट ईयर जो है बच्चों, लाइट ईयर का यूनिट देखो क्या है, मीटर है। लाइट ईयर का यूनिट क्या है, मीटर है। इसका मतलब ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। यही अगला लाइन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। लाइट ईयर सुन के लगता है कि प्रकाश वर्ष, यानी वर्ष मतलब टाइम, नहीं, टाइम का ये मतलब टाइम जो है ये इसका यूनिट नहीं होता है, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चाहो तो इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाओ देखो कितना जबरदस्त प्रॉब्लम सब है, इसके बाद भी पॉइंट्स भी है। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। लाइट ईयर किस क्वांटिटी का यूनिट होता है? लाइट ईयर किसका होता है बच्चों? अभी भी पढ़ा हम लोगों ने, डिस्टेंस का होता है। कभी कभी आपको पूछ भी देगा कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर एज। तो 1 लाइट ईयर बच्चों क्या याद रखना है? 9.46 इंटू 10 डेज 15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर का मान। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ का डिस्टेंस, मतलब प्रोडक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ का प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो बच्चों किसी मीडियम में लाइट d डिस्टेंस तक चला, ठीक है, किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कितना है? म्यू है, और लाइट का स्पीड इसमें कितना है? v है। मान लीजिए a पॉइंट से b पॉइंट तक लाइट चला, ठीक है, इसको टाइम लगा, मान लो टाइम कितना लगेगा बच्चों? इसको डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो जाएगा? v के बराबर। टाइम बराबर होता है ना दूरी बट्टा चाल, डी बाई वी। अब इतना ही टाइम में लाइट एयर में या वैक्यूम में कितना चलेगा? मान लीजिए वैक्यूम में यहां से लेकर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आया, और टाइम इतना ही लेना है, कितना? टी। और वैक्यूम में स्पीड कितना होता है बच्चों? लाइट का सी होता है, लाइट का स्पीड सी होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस, इसको मान लो हम डेल एक्स बोलते हैं, ये डिस्टेंस होगा सी इंटू टी के बराबर, सी इंटू टी के बराबर, स्पीड इंटू टाइम। ये एयर या वैक्यूम में है, ठीक है। तो सी इंटू टी के बदले हम क्या डालते हैं? डी बाई वी। तो सी बाई वी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बाई वी को म्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू इंटू डी हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है म्यू इंटू डी, ये हो जाता है ऑप्टिकल पाथ के बराबर। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी, ये आपको याद रखना है। डी यहाँ पे क्या है बच्चों? डी यहाँ पे पाथ लेंथ है, और म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये समझ रहे हो। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्शन देखो क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय पाथ लेंथ, पाथ लेंथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ बाय 2। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? देखो साफ साफ फॉर्मूला लिखा है ऑप्टिकल पाथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। तो यहां हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक और क्वेश्चन डाला गया है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा है जरा देख लेना। अ पाथ लेंथ t इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्विवेलेंट टू डैश पाथ लेंथ इन वैक्यूम। यदि किसी ग्लास में पाथ लेंथ का वैल्यू है t के बराबर, ठीक है, और इस ग्लास का, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास है सपोज करो, इस ग्लास में a से b पॉइंट तक लाइट गया, जो कि डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है t के बराबर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? n के बराबर। तो आपसे ऑप्टिकल पाथ पूछ रहा है, पाथ लेंथ इन वैक्यूम कितना होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू पाथ लेंथ, म्यू इंटू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितना है बच्चों? t, और म्यू के बदले यहां माना गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना गया है? n माना गया है, तो n इंटू कितना हो जाएगा? t, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलो देख लो एक बार, फिर से देख लो, फिर से एकदम नजरें गड़ा के देख लो। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इसको समझना जरा। ये पॉइंट नंबर 4 है, और अब आ गए हम लोग मिरर पे। जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक्स है, जैसे सीक्वेंस वाइज है, उसी तरह मैंने सीक्वेंस वाइज मैंने टॉपिक्स लिया है, और उस पर जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको सॉल्व किया जा रहा है। जैसे कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर बच्चों कैसा होता है? इस तरह का कनकेव मिरर होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ मिरर का पोल होता है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो कि सेंटर से पास करता हुआ जाता है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। और इस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाता है तो ये किधर से गुजरता है? फोकस से गुजरता है, इसको फोकस बोलते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। और ये फोकल लेंथ होता है। इधर वाला जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और इधर जो डिस्टेंस मापते हैं हम लोग वो नेगेटिव होता है। यानी इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ये डिस्टेंस होगा, और ये फोकल लेंथ क्या हो जाता है इसका? नेगेटिव, ठीक है। और ये जो इमेज बनाता है बच्चों, ये रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। और रियल होगा तो वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, और वर्चुअल होगा तो वो सीधा इमेज बनेगा, सीधा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा? सीधा होगा, इरेक्ट माने सीधा होता है। और मैग्नीफाइड इमेज भी बनेगा, यानी बड़ा इमेज भी ये बनाता है, ठीक है। और छोटा इमेज भी बनेगा, स्मॉल इमेज भी बना सकता है, यानी ये हर तरह का इमेज कनकेव मिरर बनाता है, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव माना जाता है,
और इसका यूज किस में होता है बच्चों? सेविंग्स में। सेविंग मतलब वो सेव करने वाला नहीं, वो बक्से में बंद करके वो वाला नहीं, ये सेविंग में यूज होता है बच्चों। जब कोई दाढ़ी बनवाता है तो उसमें यूज किया जाता है कनकेव मिरर का, ताकि छोटा से छोटा भी दाढ़ी दिखे और कट जाए। सोलर कुकर में बच्चों यूज होता है इसका, सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है, और टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है। पहले जो टॉर्च आता था जिसमें बीच में बल्ब लगा हुआ रहता था, उसमें भी कनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है। इसमें क्या पूछ, देखो ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ कनकेव मिरर इज। कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है उसके जितने भी सारे केसेस हैं इमेज बनाने का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है। तो आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है कोई ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज भी कहां बनता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0। और ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। और कहीं भी प्लेस करोगे आप इमेज, इनफाइनाइट और सी के बीच ऑब्जेक्ट को रखोगे, इधर इनफाइनाइट होता है सी के बाद, इनफाइनाइट और सी के बीच ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज यहां बनेगा, तब कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन 0 कब होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो उसी के नीचे इमेज बन जाता है। इसलिए यहां क्या लिखा गया है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कनकेव मिरर इज 0। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े चलो। अब इससे कनकेव मिरर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं जरा। सॉरी। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव स्फेरिकल मिरर इज। इमेज जो होता है कनकेव मिरर के द्वारा जो बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है? ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है किस तरह का इमेज बनता है, बताइए आप। ए में दिया हुआ है वर्चुअल। अब इसको मत मार देना ऐसे, अरे ये कनकेव मिरर तो वर्चुअल बनाता है, तो चलो मेरा ऑप्शन सही हो गया। बच्चों आगे जरूर ऑप्शंस पढ़ो, पूरे ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा ये ऑप्शन भी तो सही है, ये रियल भी तो बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है ना, इन्वर्टेड भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है। और यहाँ क्या है बच्चों, देखो जरा लास्ट में ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें से सभी, उपयुक्त सभी। इसका मतलब है कि ये सारे तरह का कनकेव मिरर इमेज बनाता है। ये वास्तविक भी, काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा भी बनाता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन देखे टिक कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं, एकदम रंग दिए जाके, बिल्कुल नहीं करना है। पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ई ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें से सभी होगा। अच्छा उसके बाद देखिए क्या है बच्चों, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज, यानी कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज भी यहीं पे बनता है, और बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन सोलर कुकर विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड। इन सोलर कुकर में किस मिरर का यूज किया जाता है? आपको पता है कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो प्लेन मिरर नहीं होगा, यहाँ पे होगा कनकेव मिरर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी, देख लो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग ये देखते हैं। अब पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर बच्चों ऐसा होता है, इसमें अंदर से लेप लगा हुआ रहता है और इसमें ये पोल होता है, और इसका सेंटर किधर होगा? ये जिस स्फीयर से बना होगा उसका सेंटर तो इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं? नॉर्मल। पढ़े होगे, यहाँ पे नॉर्मल डाला जाता है। पहले जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है मिरर पे वहां पे नॉर्मल डालेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये लाइट इधर मोड़ देता है ये। ठीक है, तो ये लगता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ जाके कट करेगा, तो ये इसका होता है फोकस। यानी इधर जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा और आर का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसका माना जाता है पॉजिटिव, ये देख लो जरा। और ये जो इमेज बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, हमेशा ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, ध्यान में रखना। ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और सीधा इमेज बनाता है और छोटा इमेज बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। और आप देखे होंगे कि इसका उपयोग जो होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है मोटर बाइक या कार में। आप मोटरसाइकिल में देखोगे
कि एक आईना लगा रहता है, एक दर्पण लगा रहता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसमें आप देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपके पीछे तो आपको मोटर बाइक में दिखा देगा उस मिरर में कि कितना पीछे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमेशा छोटा इमेज बनाता है, आपने ये गौर भी किया होगा, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और स्मॉल इमेज बनाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज? हमेशा जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता हो, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता हो, ये कौन सा होगा? ये ऐसा कन्वेक्स मिरर करता है, ये ऐसा कन्वेक्स मिरर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर है? क्लियर है ये चीज? आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में आपको पता होगा। प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा, एक तरफ से कलर्ड किया हुआ सिल्वर का, और इसका जो मान लो ये एक्सिस है, सपोज करो ये इसके मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होता है? ऐसे मिरर में क्या पड़ेगा फोकल लेंथ? कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को टकरा करके, यानी मिरर से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। तो चलो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसे अगर गया, अगर रेज सीधा गया तो जितना डिग्री पे ये गया है मिरर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना के गया है, उतना ही एंगल से वो रिटर्न हो जाएगा। इस केस में क्या होगा बच्चों? इंसिडेंट रे भी यही हुआ, रिफ्लेक्टेड रे भी यही हुआ, और ये जो इस पॉइंट में नॉर्मल डालोगे ये भी यही हुआ। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही हो गया, तो आई का मान यहाँ पे हो जाता है 0, तो आर का मान भी क्या हो जाता है? 0। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, आई जितना होता है उतना आर भी होता है इस केस में। तो अब ये कहां जाके काटेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें तो रिफ्लेक्टेड रे जो आया ये कट किया यहाँ पे, तो ये फोकस हुआ। अब इसमें कहां जाके काटेगा पता नहीं, इसलिए फोकल लेंथ इसका क्या हो जाता है? इनफाइनाइट पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये चीज क्लियर है? इसका यदि पावर निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, और f का मान आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। यानी प्लेन मिरर का पावर क्या होता है? 0 होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किसके बराबर होता है? इनफाइनाइट के बराबर होता है। इतना आप लोगों ने सीख लिया। और ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट और ऑफ स्मॉल साइज, नहीं स्मॉल साइज नहीं होगा, ये हमारी टीम ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ये ऑफ सेम साइज बनाता है। प्लेन मिरर जो होता है बच्चों ये, हाँ सेम साइज ही तो था, हाँ सेम साइज, मैंने ही गलती कर लिया, सॉरी इसके लिए। इरेक्ट ऑफ सेम साइज मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपको इमेज दिखाई देगा। आप लोग हमेशा अपने मिरर को देखते होंगे, प्लेन मिरर को रूम में भी आप लगाए होंगे, अपना थोपड़ा डेली देखते होंगे किसी कहीं जाने से पहले। ठीक है, आराम से देखते होंगे फिर सजते होंगे, तो देखते होंगे इसमें सेम इमेज बनता है और सेम साइज का इमेज बनता है। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लीजिए जरा, इसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ f, याद करो फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, अभी अभी हम लोगों ने देखा कोई पावर नहीं, नो पावर, पावरलेस। प्लेन मिरर का पावर क्या होता है बच्चों? 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, यदि फोकल लेंथ f बराबर r/2, फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर फोकस इनफाइनाइट है तो r भी क्या होगा? इनफाइनाइट के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर भी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। दैट इज इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक से देख लो, लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, कि जब भी कोई लाइट मान लो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट गई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरे का μ2 है, और ये बाउंड्री सेपरेशन है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर कुछ और मीडियम है, नीचे कुछ और मीडियम है। ऐसे लाइट आई, यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? नॉर्मल। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये बेचारा मीडियम में जाते ही ये मुड़ जाता है, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। और ये आई एंगल है, और ये कितना है?
इसको क्या मानते हो, आर मानते हो। इसमें आई बराबर आर मत कर देना, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, म्यू1 और साइन आई का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। म्यू1 साइन आई का मान जितना होगा उतना ही म्यू2 साइन आर के बराबर होगा, म्यू2 साइन आर के बराबर होगा। इसी में साइन आई बाय साइन आर निकालोगे, साइन आई बाय साइन आर, तो ये हो जाता है म्यू2 बाय म्यू1 के बराबर। और म्यू और वी में उल्टा रिलेशन होता है बच्चों। देखो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम आपने सुना होगा, जिस मीडियम में दो मीडियम अगर आपको दिया हुआ है तभी आप बता सकते हो कि ये रेयर है या डेंसर है। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है उसको डेंसर मीडियम कहा जाता है, ठीक है। तो म्यू उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। ज्यादा डेंसर मीडियम होगा तो उसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा, यानी उल्टा रिलेशन होता है म्यू और वी में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग v1 बाय v2, उल्टा लिख दिए, म्यू2 बाय v1 है तो इसको v1 बाय v2। और v बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चों n लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, तो v1 बराबर होगा n लैम्डा 1 और v2 बराबर होगा दूसरे मीडियम में n लैम्डा 2, दोनों को बट्टा करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहा जाता है इसको। चलिए आइए आगे बढ़े, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखें। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक और टॉपिक है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पहले होना चाहिए था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एयर और वैक्यूम में लगभग सेम स्पीड होता है दोनों लाइट का, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इस दोनों का जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का, तो एयर में लाइट का स्पीड निकालो पहले, एयर में लाइट का स्पीड मान लो कितना है c, और देखो ये जब पानी में गया तो पानी में लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर का, तो पहले आपको देखना होगा वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना है, तो c, और वाटर में लाइट का स्पीड हम लोग कितना मान लिए v, इस दोनों का जो रेशियो आएगा बच्चों इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ये चीज, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक रेशियो है। और एयर के लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू एयर, एयर के लिए 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना जरा, अब मान लो एयर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो म्यू एयर बराबर क्या लिखोगे, लाइट का स्पीड एयर में कितना है, तो एयर में भाई तो सी होता है, और उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इस बार मीडियम कौन सा हो गया, एयर ही ना, क्योंकि आप एयर में ही निकालना चाहते हो तो नीचे में भी एयर का स्पीड सी दो दोगे, ये कट के क्या देगा 1 देगा। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ये बहुत सबसे ज्यादा होता है, और ये वैल्यू बच्चों 2.42 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम होता है, ये क्वेश्चन भी आया ऑब्जेक्टिव में। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी आए हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है बच्चों, देखिए इस तीनों से मिला जुला के ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन होंगे, इसको अच्छी तरह से देखिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। एक वन शॉट में आपको सारा इस चैप्टर का रे ऑप्टिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिखोगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको ऐसे लिखते हैं म्यू जी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं आप, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं म्यू डब्ल्यू। क्लियर। उसी तरह यहां क्या लिखा गया बच्चों, म्यू 2 और यहां 1 म्यू 2, इसका मतलब हो गया म्यू 2 बाय म्यू 1, यानी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ये चीज। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ये हम लोग जानते ही है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा लाइट का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, कम होगा, और म्यू 1 बाय म्यू 2 बराबर v2 बाय v1, ये पहले भी देख चुके हैं। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है इसको करते हैं, आजा रे प्रॉब्लम आजा, विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है। चलो अब देखो जरा पहला क्वेश्चन मतलब 13 नंबर क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। म्यू 2 1 पूछ रहा है, तो ये जानते ही हो कितना हो जाएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। इसका उल्टा पूछ रहा है म्यू 1
2। तो पहले लिखेंगे μ1 और विद रिस्पेक्ट टू μ2, यानी μ1/μ2 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। साफ साफ दिख रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये कुछ नहीं है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी। दे दिया है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है, सी है। इट्स वैल्यू इन ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2। समझो बात को, समझो बात को। वैक्यूम में लाइट का स्पीड है सी। अब पूछ रहा है कि ग्लास में यही लाइट चलेगी, ग्लास में, तो ग्लास में कितना स्पीड होगा, मान लेते हैं इसको v। और हम लोग क्या पढ़े, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/v होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ v का वैल्यू निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा c/म्यू हो जाएगा। ठीक है, v को यहां भेज दो, म्यू को यहाँ, c/म्यू का वैल्यू दे रखा है बच्चों 3/2, 3/2, तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा और 2c/3 हो जाएगा इसका, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाएगा, 2c/3, 2c/3। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा ऑब्जेक्टिव में कि ऑप्शंस में कौन सा है, 2c/3, 2c/3 ऑप्शन भी दिख रहा है। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रॉब्लम। चलिए 16 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। 16 नंबर प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, एयर का तो 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है, ग्लास का भी अभी देखे आप 3/2 बनाए थे, 1.5 क्वेश्चन में। डायमंड का बच्चों सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। कितना होता है डायमंड के लिए, कितना होता है, μd 2.42, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि सबसे ज्यादा है, किसी भी मीडियम के मुकाबले सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट इज ड्यू टू, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट इज ड्यू टू। बच्चों आपने देखा होगा कि आपने ये महसूस किया होगा, पढ़ा भी होगा कि सूर्योदय से पहले यानी सनराइज से पहले सूर्य दिखने लगता है। सूर्य दिखना मतलब क्या होता है बच्चों, सूर्य दिखना मतलब क्या, सूर्य दिखना मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल, मान लो यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसको सूर्य यहां आएगा तो दिखेगा। सूर्य ऐसे मान लो, हम लोग को तो लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, ये मान लो अर्थ है। तो सन जब यहां रहता है तभी से इसको दिखना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के बाहर है एटमॉस्फेयर। अर्थ के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर है, बहुत सारे मंडल जी हैं, जैन मंडल, क्षोभ मंडल, बहुत सारा मंडल है, आप पढ़े होंगे। जब लाइट, मान लो सनराइज कब होगा, जब सन इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाएगा तभी इसको दिखेगा, तब होगा, ये सोचेगा कि तभी अभी सूर्योदय हुआ है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन से सन नीचे ही रहता है, तब ये लाइट जब एयर एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन होके यहां पहुंच जाता है और ये सन यहां दिखने लगता है, यानी सनराइज से पहले दिखने लगता है। और दूसरी ओर जब सन घूम के यहां तक चला आएगा, उसके बाद यहां नीचे जाएगा, तब इसको सनसेट दिखाई देगा। तो सनसेट के टाइम में भी यही चीज होता है, जब सन नीचे चला जाता है तो इसको नहीं दिखना चाहिए, फिर भी ये लाइट जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है वायुमंडल में तो रिफ्लेक्ट होकर इसके पास पहुंच जाता है, यानी ये पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज का मतलब यही हुआ कि सनराइज होने से पहले ही सूर्य का दिखना, और डिले सनसेट का मतलब हुआ कि सूर्यास्त होने के बाद भी सन का दिखना। ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर है। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का चमकना, आपको पता होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, परावर्तन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये मैं सारा करवाने वाला हूं। आप धीरज बांध के सारे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ज्यादा रे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आ रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर 10 पे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना जरा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो क्रिटिकल एंगल मतलब क्या कि मान लो सपोज करो कि लाइट है, कोई मीडियम है, ऐसा सपोज करो ये वाटर मीडियम है, वाटर रे, पानी से भरा हुआ तालाब है, चांदनी रात है, ठीक है। और सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, जैसे कोई टॉर्च है, रात को टॉर्च चल रहा है, एकदम ऐसे कोई चल रहा है, ठीक है, यहां से लाइट पहुंची यहां, सपोज करो
तो ये रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगा? अरे रे अरे रे रे, मैंने बहुत दूर लाइट को कर दिया, 1 मिनट रुक जा। ये वाटर है, पानी है, पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। देखो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से मान लो कोई टॉर्च जला रहा है पानी में बैठ के ऐसे, ठीक। तो सपोज करो ऐसे लाइट आई, तो ये किधर जाएगा? रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ जाएगा कहीं। फिर मान लो यहां से लाइट यहां जाएगी, तो यहां भी नॉर्मल डालो, रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं जाएगी। मान लो लाइट ऐसी जगह चली गई इस पॉइंट पे जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये प्लेन के ही पैरेलल हो गया, जिस प्लेन में वाटर सरफेस है उसी प्लेन के पैरेलल हो गया। ऐसे केस में आई का तो ये मान होगा, लेकिन आर का मान ये हो जाएगा जो कि कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो ये वाटर है और एयर, वाटर और एयर में आपको पता होगा वाटर डेंसर होता है, एयर क्या होता है? रेयर होता है। यानी लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? डेंसर टू रेयर मीडियम में, ठीक है। ऐसे केस में क्या हुआ कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दूसरे केस में ये था, तीसरे केस में क्या हो गया? ये हो गया। और तीसरे केस में देखो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। समझो बात को। वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल हम लोग यहाँ डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा सी का जो वैल्यू होता है वो μ2 बाई μ1 के बराबर होता है। अब μ2 μ1 क्या है? देखो, जिस मीडियम से लाइट चली है वो आपके लिए हुआ मीडियम 1, और जिस मीडियम में लाइट जाने वाली है वो मीडियम हुआ आपके लिए 2। तो मीडियम 1 का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया है जिससे लाइट चला है, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दोगे तो ये डिराइव हो जाएगा, इजिली डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा मीडियम एयर है, ये रेडेड मीडियम, दूसरा मीडियम एयर है, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1, और μ1 को हम म्यू मान लेते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। और यहां से क्रिटिकल एंगल हम लोग निकाल सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ठीक है, 1 बाई म्यू। ये क्रिटिकल एंगल होता है। अब क्रिटिकल यही चीज लिखी है बच्चों, साइन थीटा सी इक्वल टू, ये नहीं होगा यहाँ पे, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, डायरेक्टली साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। और जब यहां से थीटा सी हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अरे रे, ये सही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बात जब समझो जरा। क्रिटिकल एंगल के लिए 2 शर्त है। सबसे पहला शर्त, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये तभी होगा जब लाइट पास करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। यानी पानी से हवा में लाइट गई है, लाइट हवा से पानी में लाइट आएगी तो कभी आपको क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा, ये एंगल कभी 90 मिलेगा ही नहीं आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? इसके लिए हमेशा जाना होगा पानी से हवा में, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में आपको जाना होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, पूरा क्लियर है, पूरा तिलियल है, तिलियल। चलो, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, क्रिटिकल एंगल क्या किसके बराबर होता है? तो आप जानते हो साइन थीटा सी का वैल्यू 1 बाई म्यू के बराबर होता है। तो भाई थीटा सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? इनवर्स जरूर आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट मस्ट पास फ्रॉम, लाइट को कहां से पास करना चाहिए? ये बोल रहा है रेयर टू डेंसर, नहीं, पानी से हवा, डेंसर टू रेयर, ये सही है। एयर टू वाटर नहीं, वाटर टू एयर होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, डेंसर टू रेयर मीडियम। ये क्लियर है? क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर होना चाहिए? आप लोगों ने देखा था अभी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अगर ऐसे लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर, तो लाइट को सीधा सरफेस के पैरेलल होना होगा, और आर का वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 90 डिग्री। याद रखना है आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, ध्यान से देखो। क्लियर है? आप इसे नोट कर ले या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? क्रिटिकल एंगल से धुआंधार क्वेश्चन सब पूछा है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है,
ठीक है, किस मीडियम से, मान लो 1 मीडियम से 2 मीडियम में लाइट जा रही है और लाइट ऐसे हो गई, ऐसे रहे, आर का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर है। और क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, और आई का मान थीटा सी के बदले थीटा दे दिया है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, इस मीडियम में लाइट का स्पीड v है, तो सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा ये निकालना है। मान लो ये v1 है, ये v2 है, तो आपको पहले मीडियम में लाइट का स्पीड v दिया है, तो दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा ये निकालना है। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा सी का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा सी का वैल्यू वो μ2 बाई μ1 के बराबर होता है। तो यहाँ बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है, तो μ2 बाई μ1 को किसके बराबर कर दोगे, v1 बाय v2, v1 बाय v2, दैट इज साइन थीटा सी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, v1 का मान कितना है, v के बराबर, पहले मीडियम में लाइट का स्पीड कितना दिया है v, और दूसरे मीडियम में आपको लाइट का स्पीड निकालना है, तो v2 को यहां भेज दो, v2 का मान निकालना है, तो v2 बराबर हो जाएगा v और साइन थीटा सी यहां आ जाएगा, और थीटा सी के बदले बच्चों थीटा ही दिया है, तो आंसर क्या हो गया, v बाय साइन थीटा, v बाय साइन थीटा। देखो ये ऑप्शन कहां है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, तिलियल है, तिलियल, बिल्कुल तिलियल। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, क्रिटिकल एंगल किसके लिए मिनिमम होगा, साइन थीटा का मान मिनिमम किसके लिए होगा, ये पूछ रहा है आपसे, साइन थीटा सी के वैल्यू, क्रिटिकल एंगल कौन कलर के लिए। तो देखो बच्चों, साइन थीटा सी जो है ये μ2 बाई μ1 के बराबर होता है, कहने का मतलब कि म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और मिनिमम आपसे पूछ रहा है, तो μ2 बाई μ1 का मान होता है λ1 बाई λ2 के बराबर होता है। क्लियर होता है, ये चीज सही है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए क्या होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल का भी मान क्या होगा, कम होगा। तो क्रिटिकल किसका इसमें वेवलेंथ कम होता है, देखो जरा, रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, विवग्योर याद करो, विवग्योर, विवग्योर, ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, आपने पढ़ा भी होगा, और वायलेट का सबसे कम होता है, और सबसे कम क्रिटिकल एंगल इसी के लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 24 नंबर, म्यू जी का वैल्यू दे दिया है 3/2, म्यू जी का वैल्यू 3/2, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया है 4/3, देन होगा, देन म्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू जी डब्ल्यू याद करो, म्यू जी डब्ल्यू मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू होगा। तो म्यू जी का मान कितना दिया है बच्चों, 3/2, उसके बाद इसका मान कितना दिया है, म्यू डब्ल्यू का 4/3 दिया है, तो इसको 3 को ऊपर कर लो, 4 को नीचे, तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। बच्चों 9/8 कहाँ है, 9/8 ढूंढो, ढूंढो, ढूंढे रे, हाँ, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। क्लियर है, क्लियर है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसके सॉल्यूशन पे नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, अभी बहुत मजे करने हैं, ध्यान देना, इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, और श्योर बनेगा, ये गारंटी है, गारंटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये बच्चों ये मेमोरेबल पॉइंट है, इसको याद रखना है, कितना होता है 42 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी फॉर ग्लास, ये होता है 42 डिग्री के बराबर। ठीक है, और यही डायमंड की बात करोगे तो डायमंड के लिए 24.41 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वही है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, डायमंड के लिए होता है बच्चों 24.41 डिग्री, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रख ले रे, मेमोरेबल पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्ड में बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ही मजेदार टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अब क्या है बच्चों, देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पानी के अंदर, आज ब्लू है पानी, पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाए, क्लियर है, तो अगर सीधा लाइट जाएगी तो ये बिना रिफ्लेक्शन का चला जाएगा। हम एक ऐसा लाइट ड्रॉ ये यहां से भेज रहे हैं, या ये मान लो वस्तु से ऐसे लाइट आ रही है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा
90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इससे यदि ज्यादा दूर लाइट अगर जाती है तो लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होकर के इसी मीडियम में आ जाएगा। किस मीडियम में? वाटो मीडियम में। ठीक है, वाटो मीडियम में आ जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट हो। इसी को बोलते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में इसको TIR बोलते हैं। TIR के लिए भी कंडीशन यही है कि लाइट को कहां से कहां जाना पड़ेगा? डेंसर टू रेडर, डेंसर टू रेडर। और यहां पे देखो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी इसके लिए दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, आई का वैल्यू होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट को हमेशा पास करना चाहिए डेंसर टू रेडर, तभी ऐसा हो सकता है। इसका एप्लीकेशंस है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों आपने सुना होगा कि देखा भी होगा हो सकता है, गर्मी के मौसम में देखोगे बच्चों, हम लोग के एरिया में तो रेगिस्तान नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में ऐसा दिखता है कि दूर दूर कहीं पानी है, ऐसा लगता है सरफेस पे कहीं पानी है, बालू रहता है जबकि पूरा, लेकिन वहां जाओगे तो आपको पानी नहीं दिखेगा, ऐसे दूर से लगता रहता है पानी। ऐसा हाईवे पे भी होता है, गर्मी के मौसम में देखोगे कि हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो दूर हाईवे पे लगेगा कि आपको पानी है, लेकिन वहां पानी रहता नहीं है। ये मिराज का कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव समझना है हम लोगों को, तभी सिर्फ समझना है, फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव पे। इसीलिए मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, उसमें हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ऑडियो और वीडियो सिग्नल को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें सिग्नल को लाइट के फॉर्म में ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा के भेजा जाता है। इसमें एनर्जी लॉस कम होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, नेट की दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट रे, नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह ऑडियो या वीडियो सिग्नल को भेजता है, ऑडियो या वीडियो सिग्नल को भेजता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। ठीक है, ग्लास का एक ट्यूब ऐसा, इसमें दो लेयर रहता है, एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और ये जो लेयर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यानी ये डेंसर से रेडर जैसे ही सिग्नल को भेजा जाता है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे होता रहता है, और ये जिस जगह पे भेजना है उस जगह पे जाके रिसीव कर लिया जाता है। तो रेडियो और ऑडियो सिग्नल को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना होता है वो ग्लास से बना होता है या क्वार्ट्ज से बना होता है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल फाइबर किस बेसिस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए, चलो, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ये जो डायमंड चमकता है इसकी वजह क्या होती है? अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां देखो ऑप्शन में दिया हुआ है TIR, अरे ये क्या हुआ? सी, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? आयरन से। आयरन मैन, लोहा से नहीं सर, ग्लास, बिल्कुल सही सर, मार दीजिए इसको। पानी से तो बनेगा नहीं, नन ऑफ दिस, होगा नहीं, ग्लास होगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? ठीक है, तो आपको पता ही ऑप्टिकल फाइबर ऑडियो और वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बच्चों काम करता है। मजा आया, मजा आया, और भी मजा आएगा, देखते रहो, अभी बने रहो हमारे साथ। अभी तक हम लोगों ने 29 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 30 ऑब्जेक्टिव कर लिया एक्चुअली में, देखना इससे पहले मैंने बताया 5 नंबर और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आ गया था, इसलिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो 30 नंबर प्रॉब्लम देख लो। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ, सॉरी यहाँ पे एंगल ऑफ होना चाहिए, मिस्टेक। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई जो है
ये क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए, याद करो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। चलो ए नंबर ऑप्शन हुआ। मिराज इज फॉर्म ड्यू टू, मिराज जो होता है ये किसके कारण फॉर्म होता है, ये बच्चों किसके कारण फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण फॉर्म होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फॉर टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट पास फ्रॉम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को किस मीडियम से किस मीडियम में जाना जरूरी है, तो आपको किसमें से किसमें जाना होगा, डेंसर टू रेडर मीडियम। पानी से देखो हवा में, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए लाइट जब डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगी तब जाके होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते जाओ बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है 33 नंबर प्रॉब्लम। देखिए ब्राइटेस्ट इमेज इज फॉर्म बाय, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी बच्चों इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है उसमें 100% ब्राइटनेस रहता है, बहुत ही कम एनर्जी लॉस होता है, लगभग नहीं के बराबर। जबकि रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन, अरे छूट गया, चलो रिफ्लेक्शन से भी जो इमेज बनेगा उसमें भी थोड़ा सा इंटेंसिटी लो हो जाता है लाइट इमेज का, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है बच्चों वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, क्योंकि 100% लाइट जिस मीडियम से चली है उसी मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। चलिए ये 33 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आई होप कि आप सीख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 13 ये क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेसेस से रिफ्रैक्शन कैसा होता है, सपोज करो एक मैंने आपको ऐसा पॉलीथीन का बॉल दिया और इसमें भर दिया पानी रे, ब्लू है पानी 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 पानी, जो ठीक है। अब मान लो मैंने इस सरफेस पे ऐसे लाइट डाला, ये किधर जाएगा, ये जाएगा इस मीडियम में, तो इस मीडियम में मान लो ये सेंटर है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगा नॉर्मल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो ये जाएगा इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया मान लो, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो बोलते हैं ये स्फेरिकल सरफेस है, ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस। इससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, मान लो ये एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये है μ2। इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, μ2 बाई v, मोटू नहीं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू मोटू माइनस μ1 बाई r, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। u क्या है यहाँ पे बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और r क्या है यहाँ पे जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ये किसी भी कर्व स्फेरिकल सरफेस के लिए काम करता है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन लाइट पास करनी चाहिए, तो किसी भी मटेरियल का हो, ये किसी भी मटेरियल के, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके लिए ये वैलिड होता है ये फॉर्मूला। क्लियर है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स और। चलिए अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो जरा, ये कौन सा फॉर्मूला है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला है, देख लो जरा, ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r को रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। चलो ठीक है, तो इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, μ2 बाई v, ये वाला फॉर्मूला, ये होगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। यानी ऑप्शन ए क्या है बच्चों, करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 14, स्फेरिकल लेंसेस। दो तरह के लेंस होते हैं बच्चों, एक होता है कन्वेक्स लेंस ऐसा, और एक होता है कनकेव लेंस ऐसा, ठीक है। इसका जो फोकस होता है बच्चों, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, सब तरह का इमेज बनाता है। कौन, आपका, दादा का, नाना का, सबका बदला लेगा ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है, सारे तरह का इमेज बनाता है। कनकेव मिरर बच्चों सेम होता है, किसकी तरह, सेम होता है कन्वेक्स मिरर का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, उसकी तरह
फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज ही बनाता है कौन, करके मिरर। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर नहीं, कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए यहाँ पे, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं बच्चों, सॉरी इसके लिए इस तरीके लेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मीनिंग समझो, चलो कन्वर्जिंग का मीनिंग होता है बच्चों कि यदि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से। इधर से भी लाइट गई तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से। अरे रे, सब फोकस से जाएगा। ये भी लाइट कहां से गुजरेगा, फोकस से, ये भी लाइट फोकस से। ऐसा लग रहा है कि ये सारे पैरेलल बीम को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज, एक पॉइंट पे मिला देना, उसको बोलते हैं कन्वर्ज करना है, इसलिए बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या काम करता है, ये बहुत ही उम्दा काम करता है। कनकेव लेंस क्या काम करता है बच्चों कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऐसे जाएगा तो ये इसको इधर भेज देता है और डिफ्रैक्ट कर देता है। तो ये लगता है क्या कि फोकस पे ऐसे मिलेगा, इधर से कोई रे आएगा ऐसे तो ये इसको इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर देगा और ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इधर से कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चला तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा ये, जैसे मान लो फोकस से आ रहा हो। तो ये क्या कर रहा है, रे को डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करना मतलब उसकी दिशा को भटका देना, फैला देना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/f होता है और इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, इसका पावर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब पॉइंट नंबर 14 ये हो गया। 15 नंबर पॉइंट देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो बच्चों क्वेश्चन आता है, ओ हो बिहार बोर्ड में बहुत मस्त क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा भी है, आप जाके देख सकते हो। इसीलिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे और ये क्या है मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता देता हूं। देखो क्या है, इक्विवेलेंट पावर एंड फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट पावर एंड फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, इसको समझो जरा। मान लो दो लेंस है और दोनों लेंस एक ही एक्स पे, एक ही एक्स पे। ठीक है, मान लो इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका फोकल लेंथ है f2। पहले इक्विवेलेंट का मीनिंग समझो। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है बच्चों कि जैसे मान लो कि एक बहुत भारी वस्तु उठाना है तो मैंने 5 आदमी को बुलाया रूम में, जो इस भारी वस्तु को उठा के दूसरे रूम में रख दो। ठीक है, तो वो 5 आदमी क्या किया कि उसको उठा करके जैसे तैसे, बहुत भारी है, रख दिया दूसरे रूम में जाके। ठीक है, और उतना ही भारी वस्तु है, उसके लिए मैंने एक आदमी को बुलाया, द ग्रेट खली को। उनको मैंने बोला कि चलो ये आप ये उठाओ और उस रूम में रख दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अकेले उठाया रख दिया। उनके लिए क्या है ये इतना बड़ा भारी वस्तु, तो उन्होंने उठा के रख दिया। तो यानी 4 आदमियों का काम, ये 5 आदमी मिलके किया था ना, 5 आदमियों का काम उन्होंने अकेले कर दिया। तो लिखेंगे 5 men is equivalent to 1 man, यानी एक आदमी जो है वो 5 आदमी के इक्विवेलेंट है। समझो बात को, यानी बहुत सारे का काम जो कोई अकेले कर दे उसको बोलते हैं बहुत सारे का इक्विवेलेंट है ये। क्लियर? चलिए, इस दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस का क्या मतलब हुआ, तो सपोज कीजिए इसमें से एक चीज ध्यान देना जरा। मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गया। ठीक है, ये रे को जाना चाहिए था सीधा, देख लो ध्यान देना, ये रे चला गया इधर रे, और दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। यहां गया, अब इस पॉइंट पे जाके फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। पहली बार जो एंगल ऑफ डेविएशन आया, मान लो ये λ1 है, कितना एंगल से डेविएट हुआ, λ1। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये लाइट्स यहां से फिर मुड़ेगी और इधर जाएगी। ठीक है, अब कितना डिफ्रैक्शन हुआ, इसको जाना चाहिए था इधर, ये चला गया, ये चला गया इधर। कितना एंगल से डिफ्रैक्ट हो गया, कितना एंगल से रिफ्रैक्ट हो गया। अब इसको पीछे बढ़ा देते हैं जरा, तो देखो इसका डेविएशन कितना हुआ, ये हुआ del2, तो इसको भी क्या बोलेंगे, del2 बोलेंगे। ये एंगल बराबर होगा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ जरा, ये पहला लेंस क्या किया, इतना मोड़ा, और दूसरा लेंस इतना मोड़ दिया, यानी डेविएट कर दिया। ठीक है, कुल डेविएशन अगर हम आपसे पूछे कुल डेविएशन कितना हुआ, तो ये लाइट जा रही थी इधर, जा रही थी इधर, लेंस नहीं रहता तो सीधे जाता ना, ये लाइट सीधा जाता, और ये लाइट किधर मुड़ गया, देखो इतना मुड़ गया, यानी कितना एंगल से मुड़ गया, इतना एंगल से मुड़ गया। ये मान लो 60 डिग्री एंगल, सपोज करो 60 डिग्री। ये 60 डिग्री जो एंगल मुड़ा है, इसमें दोनों लेंस काम किया है,
ठीक है। अब इस दोनों लेंस को हटा करके हम बीच में एक ऐसा लेंस लगाना चाहते हैं जो इसी रे को जैसे ही ये रे, यही रे इस लेंस पर पड़े तो ये डायरेक्ट 60 डिग्री मोड़ दे, डायरेक्ट 60 डिग्री मोड़ दे अकेले। ये तो दो मिल के मोड़ा है ना 60 डिग्री, ये दोनों मिलके, ये अकेले मोड़ दे 60 डिग्री। इसी को बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट लेंस। ये दोनों का काम क्या कर दिया? अकेले कर दिया। ये दोनों का अकेले देख लिया, इक्विवेलेंट लेंस। इसका फोकल लेंथ मान लो f है, तो इसमें यदि दो लेंस का फोकल लेंथ f1 f2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसी का फॉर्मूला है बच्चों ये है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। और इसी 1/f को हम पावर भी लिख सकते हैं, p 1/f1 को p1 लिख सकते हैं, 1/f2 को p2 लिख सकते हैं, माइनस d 1/f1 को p1 इंटू 1/f2 को p2 लिख सकते हैं। ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, d क्या है? दोनों लेंस के बीच क्या डिस्टेंस है। अब समझो जरा, यदि दोनों लेंस नजदीक आ जाए, यानी दोनों लेंस कांटेक्ट में आ जाए, तब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? एक का f1 हो गया, एक का f2 हो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। तो यहां पे आप d बराबर 0 पुट कर दो। तो d बराबर 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये कब होगा? जब कांटेक्ट में रहेगा, दोनों लेंस कांटेक्ट में रहेगा। पावर भी यही हो जाएगा, d 0 कर दो पावर भी, क्योंकि दोनों लेंस कांटेक्ट में आ गया। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा p1 प्लस p2 के बराबर। तो याद रखिएगा कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब जो दो लेंस सेपरेटेड रहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए। आई होप कि आप समझ रहे होगे। आई होप। चलो ये देखो जरा, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब देखो इसका कमाल रे। अगला क्वेश्चन आ जा रहे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक चीज समझ लो। क्या भूल गए सर? देखो बच्चों, कन्वेक्स लेंस के लिए पावर का वैल्यू अगर बोल रहा है कन्वेक्स लेंस के लिए तो ये पॉजिटिव लेना, और कनकेव लेंस के लिए पावर का बच्चों वैल्यू लेना नेगेटिव। क्लियर? तिलियल है तो तिलियल, आधे बलिया आधे, बहुत टाइम ले ले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज, यहां पे ऑफ होना चाहिए, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज। तो फोकल लेंथ बच्चों दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायोप्टर में पूछ रहा है तो पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 हो गया, 0 पॉइंट कितना आ गया? 2 मीटर। अब पावर पूछ रहा है बच्चों, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो यहाँ कर देते हैं 1/f का वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 हटा दो, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। यानी 5 डायोप्टर कहाँ है? कहाँ हो 5? ये है। क्लियर है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, two lenses in contact having power -15D and +5T, -15D and +5T। दो लेंस है जो दोनों लेंस कांटेक्ट में है, ठीक है। एक का पावर दिया है, मान लो इसका पावर है P1, इसका पावर है P2। एक का पावर निगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो लेंस होगा बच्चों, ये कनकेव लेंस होगा। यानी एक कनकेव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है आपको, ये P1 है, ये P2 है। पावर दिया हुआ है -15D, मान लेते हैं P1, और ये P2 है, कांटेक्ट में है, +5D दिया हुआ है। तो कांटेक्ट में बच्चों क्या होता है? इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है P1 प्लस P2 के बराबर, जानते ही हो। P1 प्लस P2 नहीं ये P2। अच्छा, P1 का वैल्यू कितना है बच्चों? -15D, प्लस P2 का वैल्यू कितना है? 5। ये वैल्यू कितना देगा आपको? -10D ऑप्शन। अच्छा, ये फोकल लेंथ पूछ रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जबकि दिया क्या हुआ है? पावर। तो भाई पावर तो निकल गया -10D, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। P बराबर 1/f, फोकल लेंथ निकालना है बच्चों, F बराबर 1/p हो जाएगा। पावर और फोकस, एक फोकल लेंथ एक दूसरे का उल्टा होता है, तो -1/10 ये मीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, -1/10 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये 10×100, यानी ये -10 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? -10 सेंटीमीटर किधर है? ऑप्शन बी आ जाए रे, ऑप्शन बी, ऑप्शन -10 सेंटीमीटर।
क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग, आगे कदम बढ़ाते जाओ, आगे कदम बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रॉब्लम। अभी तक हम लोगों ने 37 ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, डायोप्टर होता है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब पावर कॉन्टैक्ट में जब दो लेंस होता है बच्चों, एक का पावर P1 दूसरे का पावर P2, तो P इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? P1 प्लस P2। सर मारिए ना पहला, कहा देख रहे हैं? अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर्स। देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे, फोकल लेंथ दिया क्या होगा, फोकल लेंथ पूछ रहा है, जिस लेंस का पावर कितना है, कैपेसिटी मतलब पावर ही हुआ यहाँ पे, 4 डायोप्टर है, पावर है 4 डायोप्टर, फोकल लेंथ क्या होगा, तो पावर का उल्टा 1/P 1/4 इतना मीटर होगा बच्चों। और आंसर देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं 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 नहीं, नहीं मीटर में भी है। चलो चलो, तो 1/4 मतलब कितना हो गया बच्चों, इसको पॉइंट में बदलो, 0.4 दूना 8, 2 4 5 20, 0.25 मीटर। देखो बच्चों 0.25 मीटर, मीटर देखना सेंटीमीटर मत देख लेना, ये सेंटीमीटर में भी है, ठीक है। जो पहले नजर में आए खड़ा नहीं, इसमें देख लेना है। खास करके पावर के क्वेश्चंस में हम लोग मीटर सेंटीमीटर देख के चलेंगे, क्लियर है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओहो, ये क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, 41 नंबर प्रॉब्लम। Two thin lenses of powers 5D and 2D are placed coaxially at a distance 20 cm apart. Apart है बच्चों यहाँ पे, ये साथ में ही होगा, apart. Then the focal length of combination of lenses is, देखो इसमें ध्यान देना क्या क्या दिया हुआ है। दो थिन लेंस है, एक का पावर 5D है, एक का पावर 5D है, दूसरे का पावर 2D है, और दोनों लेंस को रखा गया है कितने यूनिट के डिस्टेंस पे रखा गया है बच्चों, अपार्ट। कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा। डी का मान 20 सेंटीमीटर है। पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि इसको मीटर में बदल लीजिए, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मीटर आपको आएगा, क्लियर है? चलो अब पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, तो पहले बच्चों इक्विवेलेंट पावर निकालो। P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस BP1 P2, क्लियर है? क्लियर है? P1 का मान कितना है 5, P2 का मान कितना है 2, माइनस D का मान कितना है 0.2, P1 का मान 5, P2 का मान 2, क्लियर? चलिए अब पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 10, तो 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, 5 2 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5D, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ बच्चों दिया हुआ है इसमें, पूछ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो डायोप्टर दिया हुआ है, तो देन यहाँ पे फोकल लेंथ के बदले आप लोग क्वेश्चन में चेंजिंग कर दोगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो पावर 5D हो जाएगा बच्चों, पावर हो जाएगा 5D। लेकिन मैंने पहले क्या बोला था आपको कि फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो डायोप्टर दिया हुआ है, तो पावर ही होगा, ठीक है। तो आप इसमें फोकल लेंथ कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो। पावर का वैल्यू मिल गया है 5D, तो F बराबर 1/50 होता है, तो 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर के बराबर, या सेंटीमीटर में आप लिखोगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है? तो जिसमें जो पूछेगा वो आप अपना दे देना। अगर फोकल लेंथ पूछेगा तो आंसर होगा कितना 20 सेंटीमीटर, और यदि पावर पूछेगा तो आंसर होगा 5D, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, 42 नंबर है। बाई कन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू दे दिया है 1.5, हैज इक्वल कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, लेंस का पावर कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए एक बाई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट इक्वल कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये लेंस मेकर फॉर्मूला पे है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, यू नहीं म्यू है, 1/f इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे है बच्चों, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है, ये किसी भी लेंस के लिए होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ये सपोज करो कि बाई कन्वेक्स लेंस है, या ये बाई कन्वेक्स इक्यू कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कुछ और होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कुछ और होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं हम लोग, यहां सेंटर से मिला दो तो इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2 मान। तो देखो एक का अगर इधर पॉजिटिव मानोगे तो बच्चों इधर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। क्लियर है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा। और P का वैल्यू होता है 1/f के बराबर, यह पावर के बराबर भी होता है, ये पावर का ही एक्चुअली फॉर्मूला है। यदि लेंस एयर में है तो ये फॉर्मूला होगा, किसमें है, एयर में है, इन एयर, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर लेंस को किसी मीडियम में डाल दें, लेंस को अगर किसी मीडियम में डाल देंगे तो उसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये देख लो जरा, ये देखो क्या जमाना आ गया, 1/f बराबर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। जब लेंस को हम पानी में डाल देंगे तो इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है बच्चों। कैसे चेंज होगा ये भी हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला है μl बाय μm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब μl क्या है, μl मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और μm क्या है, देखो ध्यान दो जरा, μl क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस। और μm का मतलब है बच्चों उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड, जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है, इन विच लेंस इज प्लेस्ड। ठीक है, R1 R2 जान रही हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये जान के हम लोग ये प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, चेंज, चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। एक बाई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस, ये है रे बाई कन्वेक्स लेंस। मान लो इसका बाई कन्वेक्स लेंस का क्या दिया हुआ है कि इक्वल कर्वेचर है, कर्वेचर इक्वल है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है, सेम है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R होगा। लेकिन एक का बच्चों पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे का निगेटिव मानना पड़ेगा। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, एक का R दूसरे का भी R, लेकिन एक का प्लस R होगा तो दूसरे का माइनस R होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू भी दे दिया है, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए इसको बाद में रखते हैं हम लोग। द पावर ऑफ द लेंस कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेंस का दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, म्यू इक्वल टू 1.5। हम लोग यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू का वैल्यू दे दिया है बच्चों 1.5 माइनस 1 इंटू, यहां पे क्या करना है देख लो जरा, 1/r, r1 के बदले r रखेंगे और माइनस r2 के बदले कितना रखेंगे, माइनस 1/r। चलो अब सॉल्व करो, 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 बचेगा। इसमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा बच्चों, 2/r। अब r का वैल्यू दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 बाई 0.2 हो जाएगा। और ये पॉइंट गया और 2 और 2 गया तो ये क्या मिलेगा, 5। और ये 5 मिला किसका मान, 1/f का मान, जो कि पावर होता है, जो कि पावर होता है। और पावर किस में आता है बच्चों, डायोप्टर। तो 5D ऑप्शन देखो यहां है 5D। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, पहले इसको लिख लो, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसको। अब ये क्या है, एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना बाकी रह गया है, क्या है ये, अगर फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 is FW, then FW इक्वल टू 4 into FA। चलो इसका मीनिंग मैं से बताता हूं आपको, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बच्चों, सपोज करो कि लेंस को हम एयर में रखे हैं और अभी इसका फोकल लेंथ है FA। समझना ध्यान से जरा, लेंस को किस में रखे हैं, एयर में, इसका फोकल लेंथ कितना है, FA। अब इस लेंस को प्लेस कर देते हैं किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में। और ये मीडियम कुछ नहीं है, ये मीडियम है वाटर, ये मीडियम है वाटर।
लेंस को अगर वाटर में, एयर में रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ एफ है, वाटर में यानी कि मीडियम चेंज होने से लेंस का फोकल लेंथ भी क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो मान लो वाटर में रखे तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, एफ डब्ल्यू। तो वाटर में आपसे पूछेगा कि कितना फोकल लेंथ होगा लेंस का, तो ये एयर का 4 गुना होता है बच्चों, एयर का 4 गुना, ये समझ में आ रहा है, 4 इंटू एफ ए हो जाएगा। जितना फोकल लेंथ एयर में था उसका 4 गुना होता है किसमें, वाटर में, वाटर में। दिमाग में डाल लो, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, ये डायरेक्ट भी पूछा है, ठीक है। इसको ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछता है बच्चों, तो लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे उसका सॉल्यूशन, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर जो होता है, वाटर में जो होगा लेंस का फोकल लेंथ वाटर में जो होगा वो एयर में जितना फोकल लेंथ था उसका कितना गुना, 4 गुना। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 इंटू एफ ए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ये तो खाली रे। चलो नेक्स्ट देखो, अब आ गया प्रॉब्लम हमारे सामने। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस, ग्लास का फोकल लेंथ दिया हुआ है लेंस का 3/2 इन एयर इज, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इसका, इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस, एक ग्लास का लेंस है बना हुआ जिसका फोकल लेंथ एयर में कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी आपको एफ एयर का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। देन इट्स फोकल लेंथ इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। यहां पे आपको यूज करना है ट्रिक, वाटर में यदि लेंस को रखा जाएगा तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो ये होगा बच्चों 4 इंटू एफ ए के बराबर, 4 इंटू एफ ए का वैल्यू दे रखा है 20, ये हो जाएगा बच्चों 80 सेंटीमीटर। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखो 80 दिख रहा है, ठीक है, अरे 44 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन एयर इज एफ ए, एयर में कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ ग्लास का, एफ ए लेंस का, एंड इन वाटर इज एफ डब्ल्यू, वाटर में कितना है एफ डब्ल्यू, एयर में कितना है एफ ए, वाटर में कितना है एफ डब्ल्यू, तो कौन सा रिलेशन सही है, तो हम लोग क्या जानते हैं एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू एफ ए, ये फॉर्मूला याद रखो जरा। ये ऑप्शन देखो किसमें है, एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू एफ ए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए इसमें मैं कुछ क्लियर करूंगा, दिखाता हूं मैं इस टेबल का क्या मीनिंग है। चलिए पॉइंट नंबर 17 है, पॉइंट नंबर 17, लेंसेज प्लेस्ड इन डिफरेंट मीडियम। अगर कोई लेंस है, मान लो अरे ये नीचे आ रहा था, मैं तो डर गया जी, दीदी डर गई। चलो देखो जरा, ये लेंस है, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम। क्लियर है? ध्यान देना। अब हम इसको एयर में रखेंगे, एयर में रखेंगे तो कोई लाइट ऐसे आएगा तो लेंस क्या करता है, इसको इधर मोड़ देता है, एयर मीडियम में रखते हैं तो एयर का जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर यहां पे मीडियम हो गया, तो आपको पता होगा मीडियम का म्यू एम मान लिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू एल, ठीक है, सॉरी वहां पे म्यू एम था, और जिस मीडियम में लेंस को रखा गया यानी कि एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू एम। यहां पे आपको पता ही होगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, यानी कि एयर का 1 ही होता है, इससे ज्यादा होता है लेंस का, तो लेंस का ज्यादा है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये किसकी तरह बिहेव किया, कन्वेक्स की तरह ही बिहेव किया जैसा कि हम लोग सोच रहे थे। लेकिन अगर हम इसको, इस लेंस का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम एक ऐसे मीडियम में रख दें, एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाए, लेंस के बराबर हो जाए, तब जो बच्चों लाइट जाएगी इसमें ऐसे, तो ये सीधा चला जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तब ना मुड़ेगा। जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही उस मीडियम का भी है जिसमें लेंस को रखा गया है, यानी जिस मीडियम में हम लेंस को रखे हैं उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। इस केस में क्या होगा बच्चों, सोचो जरा, सोचो, इस केस में होगा क्या, जब लाइट इस लेंस से पास करेगी तो ये बिना डेविएट हुए निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट को जितना लेंस मोड़ सकता है उतना ही मीडियम भी मोड़ सकता है। बात समझ रहे हो? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, तो ये सीधा निकल जाएगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास की तरह। तो यही चीज मैंने यहां लिखा है बच्चों, देखो लेंस में मान लो ये है कन्वेक्स, ये कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स लेंस का
रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू एल ये किससे बड़ा हो, म्यू एम से, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम हो, यानी कन्वेक्स लेंस का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तो कन्वेक्स कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि ये केस है। ठीक है, यदि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का और मीडियम का सेम हो गया, इसको हटा देते हैं, सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या हो गया, ये किसकी तरह बिहेव किया, ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करता है। कौन, कन्वेक्स लेंस। कब, जब लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए। और ऐसे केस में बच्चों आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिट के। प्लेन ग्लास का क्या होता है, प्लेन ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिट होता है। क्लियर है। लेकिन बच्चों यदि लेंस को हम ऐसे मीडियम में रख दें, ऐसे मीडियम में जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, यानी इस बार ऐसे मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, जब ये रेज ऐसे आएगी तो ये इधर मुड़ जाएगा, यानी ये देखो किस तरह बिहेव कर रहा है, यानी कन्वेक्स बिहेव कर रहा है किसकी तरह, कनकेव की तरह, कनकेव की तरह। क्लियर है। तो ये केस होगा जब लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा हो, किससे, मीडियम से, जिस मीडियम में रखा गया है, तब ये कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव की तरह। सेम केस यहां भी है, कॉनकेव के लिए सेम केस लागू होगा। कनकेव लेंस का अगर मीडियम लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम से बड़ा होगा तो कनकेव कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। यदि कनकेव लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया तो कनकेव लेंस भी कैसा काम करेगा, प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। और यदि कनकेव लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है, यानी मीडियम का ज्यादा है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो ये कनकेव बन जाएगा कन्वेक्स। आई होप कि ये क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर है। देख लो बच्चों अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेंज कर दो। चलो, आहा क्या हो गया, अब तो ये सही हो जा, आजा, हाँ बैठ गया। चलो नेक्स्ट देखो, अगला। अब देखिए जरा कि ये जो लेंस है ये थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया बच्चों, इसको ठीक करने दो मुझे, फिट हो गया पेज में। अब 45 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 45 देखते हैं हम लोग, अभी बहुत सारे स्लाइड्स बाकी है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of material of lens। क्वेश्चन देखना ध्यान से जरा, क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक कन्वेक्स लेंस है जिसको डिप कर दिया गया, डुबा दिया गया एक लिक्विड में, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल है किसके, मटेरियल ऑफ लेंस के। यानी हम लेंस को ऐसे मीडियम में डिप कर दिए, दबा दिए ऐसे लिक्विड में कि जितना लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है उतना ही मीडियम का भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अब याद करो जरा, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे ये रे जाएगा ये मुड़ेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली रे को जाने देगा। सेम मीडियम, मीडियम का और लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ क्या होगा, तो बउआ प्लेन ग्लास का फोकल लेंथ कितना बताए हुए थे आपको याद करो, इनफाइनाइट होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। कितना मस्त क्वेश्चन है देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ कन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसको पानी में डाला गया, तो देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, लेंस का म्यू एल 1.5 है, और जिस मीडियम में रखा गया, वाटर में रखा गया लेंस को, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है 1.33, ये 1.50 हो सकता है। ठीक है, अब सोचो जरा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का या मीडियम का, तो साफ साफ दिख रहा है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से, तो जो जैसा लेंस है वैसा ही रहेगा, यानी ये देन इट बिहेव्स एज, तो ये कौन सा लेंस को रखे थे हम, कन्वेक्स लेंस को, तो ऐसे केस में तो कन्वेक्स बिहेव करता है किसकी तरह, कन्वेक्स की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कन्वेक्स आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो आप याद करो कन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स को ही क्या बोलते हैं,
कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया रे। चलो नेक्स्ट देखो, आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ, और ये है बच्चों प्रिज्म के बारे में। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जितना न्यूमेरिकल्स देखा है, ये ऑब्जेक्टिव्स देखा है, ये पॉइंट नंबर 18 है, और ये 46 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अभी कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी आधे ऑब्जेक्टिव्स बाकी है बच्चों, तो हम चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट सेशन में करें, नहीं तो वीडियो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा और आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इस सब चीज के बारे में बताऊंगा, प्रिज्म के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है, आई के बारे में, आई डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज टॉपिक्स बाकी है, मैं सारे को एक्सप्लेन भी करूंगा और उस पर ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ओके, पढ़ते रहो, थैंक यू।